काले पानी की सजा मतलब ऐसी सजा जिससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। भाषा ऐसी ही चीजों को अपना हिस्सा बनाती है जो समाज की सच्चाई होती है। मेनलैंड इंडिया से 1000 किलोमीटर से भी दूर अंडमान के टापू पर बनी सेल्यूलर जेल जीता जागता नरक थी, जिसके बारे में कहा तो यही जाता था कि ऐसे दुर्दांत अपराधियों के लिए है जिन्हें भारत की आम जेलों में नहीं रखा जा सकता। लेकिन कितने ही स्वतंत्रता सेनानियों को यहाँ यातनाएं दी गई। यहाँ जेल की दीवारों से बड़ी चुनौती थी घर से दूरी। जेल तोड़ने वालों को अपने सामने ऐसा समंदर नजर आता जिससे वो तैर कर तो पार नहीं कर सकते थे। ये सच्चाई किसी को भी तोड़ने के लिए काफी थी। जेल में रहना दूभर था और जेल तोड़ना व्यर्थ। नमस्ते, मेरा नाम है आस्था और आप देख रहे हैं खबरगाम। किस्सा है अंडमान टापुओं को बसाने वालों का। ये उनकी कहानी है जिनके चलते बंगाल की खाड़ी में स्थित ये टापू आबाद है। क्या वाकई अंडमान अपराधियों से ही आबाद हुआ जैसा ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका के बारे में कहा जाता है? बताएंगे। बोनस में एक कहानी वो भी जिसे बहुत लोग नहीं जानते, सेल्यूलर जेल बनने से पहले की सच्चाई। तो चलिए इस किस्से को शुरू से शुरू करते हैं। उन लोगों को स्टीमर से लाया गया था। जहाज पर जंग और नमक की गंध थी। उनके हाथ बेड़ियों से बंधे थे, टखने घायल थे और आंखें आसमान की आखिरी रोशनी को याद करने की कोशिश कर रही थीं, क्योंकि आगे बस अंधेरा पसरा था। काला पानी पार करना सिर्फ एक सफर थोड़ी था। 19वीं सदी के भारत में ये सोशल डेथ थी, मानो इंसान का पूरा अस्तित्व मिटा दिया गया हो। अंग्रेज अधिकारी इस मनोविज्ञान को समझते थे कि काला पानी की सजा सिर्फ शरीर को तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि घर, परिवार और इनकी यादों तक से हमेशा के लिए काट देने का एक निर्दयी तरीका था। ये अशोर्ड तरीका था बागियों के इमोशनल, मेंटल, फिजिकल ब्रेकडाउन का। एक ब्रिटिश रिपोर्ट में लिखा भी गया था कि ट्रांसपोर्टेशन माने निर्वासन हिंदुओं के लिए हर रिश्ते और बंधन से हमेशा के लिए सेपरेशन है। अंडमान को इसीलिए चुना गया ताकि ये सेपरेशन फुल्ली इंश्योर किया जा सके। 1857 के रिवोल्ट के बाद अंग्रेजों को लगा कि उन लोगों को बाकी जनता से अलग करना और सजा देना जरूरी है जिन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ सिर उठाया था। इसके लिए उन्होंने एक बेहद स्ट्रिक्ट कदम उठाया। अंडमान में बनाई गई पीनल कॉलोनीज। पीनल कॉलोनीज वो जगहें थी जहां क्रिमिनल्स या पॉलिटिकल प्रिजनर्स को भेजकर उनसे जबरदस्ती काम करवाया जाता था। इन कॉलोनीज के 2 गोल्स थे: कैदियों को सोसाइटी से अलग करके पनिश करना और उनसे फोर्स्ड लेबर करवा नए एरियाज को डेवलप या कॉलोनाइज करना। अंडमान, ऑस्ट्रेलिया और फ्रेंच गायना इनके मशहूर उदाहरण हैं। अंडमान निकोबार नाम साथ इस्तेमाल होते हैं, पर ये 2 अलग अलग आइलैंड ग्रुप्स हैं। और ध्यान देने वाली बात यह भी कि निकोबार आइलैंड्स को अंग्रेजों ने स्ट्रैटेजिक कारणों से होल्ड किया था। वहां पीनल कॉलोनीज नहीं बनाई गई थी क्योंकि निकोबारीज कम्युनिटी ऑलरेडी वहां रहती थी और उनके साथ स्पेशल ट्रीटीज और अरेंजमेंट्स मौजूद थे। बहरहाल कहानी पर लौटते हैं। तो 1858 में जब विद्रोह दबा दिया गया, तब अंग्रेज अधिकारियों ने अंडमान जैसी दूर और सुनसान जगह को चुना। यहाँ उन्होंने खतरनाक पॉलिटिकल प्रिजनर्स और कॉन्विक्ट्स को भेजना शुरू किया। इसके 2 मकसद थे, जैसा पहले बताया। एक तो विद्रोहियों को एकांत में रखकर उनका हौसला तोड़ना, और दूसरा उनसे जबरदस्ती देह तोड़ मेहनत करवाकर इन आइलैंड्स पर ब्रिटिश कॉलोनियल बेस को मजबूत करना। कैदियों का सबसे पहला बैच, जो ज्यादातर रेबल्स थे, सिपाही थे और 1857 विद्रोह के सपोर्टर्स थे, उन्हें मार्च 1858 में कलकत्ता से अंडमान भेजा गया। वहां उन्हें कच्चे बैरक्स में रखा गया और उनसे जबरदस्ती जंगल साफ करवाए गए, सड़कें और झोपड़ियां बनवाई गई, दैट टू बेहद ब्रूटल कंडीशंस में। 1860 के दशक तक हालात बेहद भयावह हो गए। बीमारियां, घने जंगल, जहरीले सांप और जानलेवा मजदूरी ने मरने वालों की संख्या बहुत बढ़ा दी थी। रॉस आइलैंड, चाथम और बाद में वाईपुर आइलैंड जैसी सेटलमेंट्स अपनी क्रूअल्टी के लिए बदनाम हो गए। यहाँ फांसी देना, कोड़े मारना और इनह्यूमन पनिशमेंट्स आम बात थी। धीरे धीरे इन पीनल कॉलोनीज ने सेल्यूलर जेल के लिए रास्ता बनाया, जो आगे चलकर कॉलोनियल रिप्रेशन का सबसे बड़ा प्रतीक बन गया। सही मायनों में अंडमान पीनल कॉलोनीज, जो सीधे 1857 के विद्रोह के बाद बनी थी, सिर्फ जेल नहीं थी, बल्कि ये ब्रिटिश राज का वो हथियार था जो विद्रोह को कुचलने और रेजिस्टेंस की याद को दर्द और तकलीफ से जोड़ देने के लिए इजाद किया गया था। पीनल कॉलोनीज में रह रहे कैदियों ने कैसे बनाया सेल्यूलर जेल, उससे जुड़े भयावह किस्सों को भी संक्षेप में जानते चलते हैं। काला पानी जेल, जिसे हम सेल्यूलर जेल के नाम से भी जानते हैं, अंडमान के पोर्ट ब्लेयर में बना था और ब्रिटिश रूल का सबसे खौफनाक सिंबल माना जाता है।
यहाँ पॉलिटिकल प्रिजनर्स, फ्रीडम फाइटर्स, रेवोल्यूशनरीज और सीक्रेट सोसाइटीज के लोग भेजे जाते थे। अंग्रेज इस सजा को ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ बोलते थे, पर इंडियंस के लिए काला पानी टॉर्चर, आइसोलेशन और कुर्बानी का दूसरा नाम बन गया। 1896 में इसका कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ और 1906 तक ब्रिटिश साम्राज्य ने अपनी साइलेंस मशीन सेल्यूलर जेल को कंप्लीट कर लिया था। इनफैक्ट सेल्यूलर जेल का कंस्ट्रक्शन भी अंडमान पर भेजे गए बागियों, रिबेल्स और पॉलिटिकल प्रिजनर्स, नेम इट एज यू लाइक इट, ने किया था। डिजाइन जरा अजीब था। एक सेंट्रल टावर से 7 विंग्स निकलते थे और हर सेल अलग अलग था। आकार समझ लीजिए साइकिल टायर के स्पोक्स जैसा। बीच में एक वॉच टावर जिससे जुड़े थे 7 विंग्स। बनावट ऐसी कि वॉच टावर से विंग्स की निगरानी की जा सकती थी, पर एकांतवास इतना तगड़ा कि टावर के आमने सामने होने पर भी उसमें कैद लोग एक दूसरे को दिखाई ना पड़े। सोच कर देखिए, आई कांटेक्ट तक ना हो पाए, ये भी इंश्योर किया गया था भारत की इस कुख्यात जेल में। काला पानी को यूं ही सबसे ड्रेडेड जेल नहीं माना जाता था। यहाँ 696 सॉलिटरी सेल्स बनाए गए थे, ईंट और लोहे से बनी ऐसी जगहें जो साबित करती थी कि इंसान को अकेला करने की, आइसोलेट करने की तरकीब मैन्युफैक्चर की जा सकती है। यहाँ न कोई साझा डॉर्मेट्री थी, न गपशप की जगह, न एक विंग से दूसरे विंग तक आवाज पहुंचने का कोई रास्ता। ये ट्रॉपिक्स में बनाया गया एक पन ऑप्टिकन था जिसका मकसद था कैदियों के बीच एकजुटता और भाईचारे की हर संभावना को मिटा देना। जो शेप काला पानी जेल की थी उसके लिए ग्रीक शब्द पन ऑप्टिकन यूज किया जाता था। इसमें कैदी महसूस करते थे हर वक्त उन पर नजर रखी जा रही है, लेकिन वो किसी को देख नहीं पा रहे। बिग बॉस इन आइसोलेशन। अंग्रेजों के लिए काला पानी एक कबाड़ खाना था जहां वो बागी भर देते थे, पर हिंदुस्तानियों के लिए ये सजा मौत से भी भयानक थी, आजीवन वनवास। कैदी घिरे थे जंगलों और समंदर से, न साथी कैदियों को देख पाते थे, न आपस में बात कर पाते थे। शौच जाने के लिए भी एक मिट्टी का बर्तन दिया था हर कैदी को। रात में सेल से बाहर निकलने की इजाजत न थी, तो अगर रात में जाना होता तो उसी मिट्टी के बर्तन में शौच करना होता था। बाहर फेंक नहीं सकते थे क्योंकि जेल सेल खोला नहीं जाता था। पूरी रात कैदी उसी बदबू के साथ रहता और सुबह उसे मार पड़ती कि ऐसा किया क्यों। सोचिए जरा एक बार, नेचुरल प्रोसेस के लिए बेतहाशा मारा जाना, और वो भी तब जब रात में सेल न खोले जाने का नियम लागू किया गया था। और ये तो काला पानी के कैदियों के साथ होने वाली बहुत सारी अमानवीय चीजों में से एक थी। बागियों को बेड़ियों में बांधकर पीटा जाता, भूखा रखा जाता और देह तोड़ मजदूरी करवाई जाती। इतनी ज्यादती और मेहनत के बाद उन्हें अनहाइजीनिक खाना मिलता जिसमें कीड़े मकोड़े, कंकड़ पत्थर होते। यहाँ तक कि कैदियों के लिए पीने का पानी भी साफ नहीं था। टैंकर आता तो समुद्र का खारा पानी लाता, इसी पानी से उन्हें नहाना होता था। काला पानी की सजा मिलना इतना बेरहम था कि जाने वालों के घर वाले ये मान लेते थे कि जो काला पानी गया वो वापस कभी नहीं आएगा। आइसोलेशन, सॉलिट्यूड, एकांतवास का इंसानी दिमाग पर असर पड़ता ही है। काला पानी में कैदी अकेले अंधेरी कोठरियों में रहते, न ढंग का खाना मिलता, न धूप, न किसी से मिलने की इजाजत। सजाएं भी बेहद हार्श थी। ऐसे में कई लोग बीमार पड़ जाते, उदासी और पागलपन का शिकार भी होते। अंग्रेजों का मानना था कि कैदी न सिर्फ सजा भुगते पर पूरी तरह काबू में भी रहे, और इसके लिए कोई योजना चाहिए थी, ऐसी जो कैदियों को अनुशासित रखे और साथ ही इस कॉलोनी में एक स्थायी आबादी भी बसाए। उन्होंने बड़ा सोच समझकर इसका समाधान निकाला। कैदियों को परिवारों में बांट दो, उन्हें जमीन दो। गोल सिंपल था, कैदियों को सिर्फ कैदी मत रहने दो, उन्हें इस सुदूर टापू के मजबूर बाशिंदे बना दो। परिवार और जिम्मेदारियों में बंद कर उनका बगावती जज्बा कम हो जाएगा। मिड 19th सेंचुरी की एक उमस भरी दोपहर में पोर्ट ब्लेयर के शांत किनारे पर एक अजीब सा दृश्य देखा गया। अंग्रेज अफसरों की कड़ी नजरों के सामने कई आदमी सीधी कतार में चुपचाप खड़े थे। वो ना तो कोई सिपाही थे, ना तो जांच के लिए खड़े हों, और ना ही कोई मजदूर जो मजदूरी लेने आए हों। वो सब कैदी थे, ऐसे लोग जिन्होंने पहले ही ब्रिटिश जेल कॉलोनी में सालों बेहद कठिन लेबर किया था, यातनाएं झेली थी, पर इन्होंने अंडमान की जिंदगी से ताल बैठा ली थी और अब उन्हें एक रेयर इनाम मिला था, फर्स्ट क्लास कॉन्विक्ट्स बनने का, और मिली थी टिकट ऑफ लीव, माने छुट्टी पर बाहर काम करने का अधिकार। उनके सामने से ही धीरे धीरे एक और जत्था आगे बढ़ा, औरत कैदियों का। ये फीमेल कॉन्विक्ट्स अलग अलग कल्चर्स से थीं और दूर दराज जगहों से लाई गई थी, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, अफगानिस्तान, कराची वगैरह। अंडमान में एग्जाइल और सालों से जीने की स्ट्रगल उनके चेहरे पर साफ झलकती थी। पर बात यहाँ खत्म नहीं होती। अब उनके सामने एक अजीब जिम्मेदारी रखी गई। उन्हें चुनना था सामने कतार में खड़े पुरुष कैदियों में से किसी एक को, ताकि घर से दूर, जाति से बाहर हुए इन कैदियों की शादी हो पाए।
एक एक करके वे रुकती, अनजान चेहरों से नजरें मिलाती, सिर हिलाती और एक कदम आगे बढ़ाती और फिर चुनाव हो जाता। द टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक अंग्रेजों के इस अनसेटलिंग रिचुअल को नाम दिया गया था स्वयंवर परेड। लेकिन ये महाकाव्यों वाला स्वयंवर नहीं था जनाब, जहां राजकुमारियां अपना वर चुनती। यहाँ ना परंपरागत तरीके से मंच सजाया गया था, ना ही ये प्रेम विवाह को करने का कोई अनूठा तरीका था। ये तो अंग्रेजी हुकूमत की चाल थी। ये कोई उत्सव नहीं था, इट वॉज एन एक्सपेरिमेंट, ताकि कैदियों पर बेहतर कंट्रोल बनाया जा सके। बात पुरानी है, पर तब भी चट मंगनी पट ब्याह वाला सीन नहीं क्रिएट किया गया। चुन लिए जाने के बाद भी पुरुष और महिला को तुरंत पति पत्नी घोषित नहीं किया जाता था। चुनाव के बाद उन्हें एक छोटी सी बस्ती में भेजा जाता। जगह का नाम था प्रेमनगर। यहाँ अफसरों की नजरों के बीच झोपड़ियों के समूह में वे दोनों 6 महीने तक साथ रहते। उनकी हर बात, हर झगड़ा और इनफैक्ट जाहिर किया गया अपनापन भी दर्ज और मॉनिटर किया जाता था। अंग्रेज अफसरों की एक जूरी ये तय करती थी कि यह रिश्ता टिकाऊ है या नहीं। अगर दोनों ने आपसी तालमेल साबित कर दिया तभी उन्हें ऑफिशियल तौर पर शादी की इजाजत मिलती और फिर उन्हें शादीपुर भेजा जाता, जो कि एक मैरिज सेटलमेंट थी। आज किसी बाहरी शख्स के लिए प्रेमनगर और शादीपुर पोर्ट ब्लेयर की आम सी बस्तियां हैं, लेकिन लगभग 70,000 लोगों के लिए जिनकी जड़ें इन जगहों से जुड़ी हैं, ये वही जगहें हैं जहां बेड़ियों में जकड़े अजनबी परिवार बने और जहां चुपचाप एक नई बस्ती, एक नया समाज जन्मा। ये सब महिला और पुरुष कैदी अपने घरों से हजारों मील दूर थे। वापस जाने का कोई रास्ता नहीं था। जाति से बाहर घोषित वो पहले ही किए जा चुके थे, सो वापस जाने का फायदा भी न था। कुछ लोगों ने जाने की कोशिश भी की, पर उन्हें लौटना पड़ा क्योंकि इंटरकास्ट मैरिजेस को उनके घर वालों ने और समाज ने मंजूरी नहीं दी। इसीलिए प्रेमनगर और शादीपुर सिर्फ पनाह देने वाली जगहों से बढ़कर बहुत कुछ है। ये इतिहास के उस पन्ने की कहानी को जिंदा रखे हैं जो बहुत सुनहरा नहीं था, यातनाओं, हड़तालों और तकलीफ से लैस था। पर उस सब के बावजूद ये दोनों सेटलमेंट्स इस बात को सही साबित करती हैं कि जीवन रास्ता खोज ही लेता है। बेशक कितना कठिन हो, वक्त और जिंदगी दोनों चलायमान है, इन्हें रोका नहीं जा सकता। इन मैरिज परेड्स के पीछे इंटेंशन भले ही भली न रही हो, पर एक दिलचस्प बात तो थी जिसे नकारा नहीं जा सकता। इन परेड्स ने बहुत जल्द ऐसे लोगों की जिंदगियां आपस में जोड़ दी जो शायद कभी हिंदुस्तान की जमीन पर एक दूसरे से मिले भी ना होते। ऐसा ही एक यूनियन हुआ मिर्जापुर उत्तर प्रदेश के बागी अयोध्या सिंह और उड़ीसा की महिला कैदी ललिता प्रधान के बीच। अयोध्या सिंह को 1857 की बगावत में अंग्रेज अफसरों की हत्या में शामिल होने के कारण द्वीपों पर भेजा गया था। आज उनके वंशज जयपाल सिंह, जो अब एक रिटायर्ड एग्रीकल्चरलिस्ट हैं, बताते हैं कि कैसे उनके पूर्वज ने एक बार अपने गांव समेरपुर बांदा जिले लौटने की कोशिश की थी, लेकिन वहां जाति के नियमों ने उनकी राह रोक दी। जमीन पहले ही छिन चुकी थी। रिश्तेदारों को डर था कि अयोध्या सिंह विरासत पर दावा न कर दे। साथ ही ये भी कि उस समय के प्रचलन के मुताबिक अपनी जाति से बाहर विवाह करने के कारण उन्हें अछूत मान लिया गया था। अपनों द्वारा ठुकराए जाने के बाद अयोध्या सिंह ललिता के साथ फिर से द्वीपों पर लौट आए, जहां उन्होंने जिंदगी बसाई, क्योंकि अब पीछे लौटने का कोई रास्ता बचा ही नहीं था। और ऐसी कहानी सिर्फ अयोध्या सिंह या ललिता की नहीं, उन सब की है जिनके पास अंडमान आइलैंड्स पर बसने के अलावा और कोई चारा ही नहीं था। अगर आप वहां जाएं तो ऐसी ही कहानियां पूरे अंडमान द्वीपों में सुनने को मिल जाएंगी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के साथ लड़ने वाले सिपाही जैसे ईटू पटेल और देवी प्रसाद भी बेड़ियों में जकड़कर यहीं लाए गए थे। स्वयंवर परेड के जरिए वे भी इस नाजुक से नए समाज का हिस्सा बने। आज उनके वंशज जैसे कि डॉक्टर प्रेम किशन अब भी यहीं पर रहते हैं। किशन अपनी परिवार की कहानियां याद करते हुए बताते हैं कि उस वक्त का अंडमान बंजर मिट्टी, घने जंगलों और हर जगह मौत के साए से भरा हुआ था। हिस्टोरियन प्रणब कुमार सरकार से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया था कि अंग्रेजों ने बाद में ब्रिक एंड बुके अप्रोच अपनाई, सजा की सख्ती के साथ कुछ लालच भी। शादी उसी लालच का हिस्सा थी। अंग्रेजों के लिए जाति और बिरादरी की सीमाएं उनकी योजना में रुकावट थी। उन्हें आज्ञाकारी बसने वाले चाहिए थे, ना कि बटे हुए गुट। इसीलिए उन्होंने पुरानी पहचानें मिटा दी। भारत के अलग अलग हिस्सों से आए कैदियों से उनकी जाति की पहचान छीन ली गई और उन्हें नए सरनेम्स दिए गए, जैसे राम और लाल। भले ही इस कदम के पीछे अगेन इंटेंशन अच्छी न थी, लेकिन इसकी बदौलत कुछ असाधारण जन्मा। एक ऐसा समाज अस्तित्व में आया जहां जाति की ऊंच नीच नहीं थी। यहाँ परंपराएं नहीं, बल्कि जीने की जद्दोजहद ने लोगों को एक दूसरे से जोड़ा था। हिस्टोरियन प्रणब कुमार सरकार इसे एक कॉलोनियल टूलकिट कहते हैं, एक ऐसी व्यवस्था जिसने कैदियों को ही कॉलोनीज बसाने वाला बना दिया और एग्जाइल की सजा को बस्तियों में बदल दिया।
20वीं सदी की शुरुआत तक स्वयंवर सिस्टम अंडमान की पीनल कॉलोनी की जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका था। जिन जोड़ों को अंग्रेज अफसरों की जूरी से मंजूरी मिल जाती, उन्हें 4-4 एकड़ जमीन दी जाती, इतनी कि वो खेती कर सकें और अपना घर बना सकें। लेकिन ये लेगेसी कॉम्प्लिकेटेड भी थी। हिंदुस्तानी मेनलैंड पर ये लोग बिना जाति के बाहरी माने जाते थे, कास्टलेस आउटसाइडर्स। मगर यहाँ द्वीपों पर वे उस समाज के पायनियर्स बने जिसे आज लोकल बॉर्न प्री 1942 कम्युनिटी कहा जाता है। इस कम्युनिटी के कई वंशज आज गर्व से अपने पूर्वजों को स्वतंत्रता सेनानी बताते हैं, क्योंकि विद्रोही और अपराधी दोनों ही इन्हीं परेड से गुजरे थे। जैसा कि एक डिसेंडेंट दिनेश्वर लाल कहते हैं कि मेनलैंड पर हमें कास्टलेस माना जाता है, लेकिन यहाँ अंडमान में घर बसाने वाले हम पहले परिवारों में से थे। और हाँ, प्री 1942 कम्युनिटी निकोबार में भी है, लेकिन वो मेनली इंडिजिनस निकोबारीज लोग हैं, ना कि अंडमान में रह रहे कॉन्विक्ट सेटलर डिसेंडेंट्स माने कैदियों और उनके बसने वाली पीढ़ियां। 1858 से 1939 के बीच 83,000 से ज्यादा कैदी भारतीय और बर्मी अंडमान भेजे गए। ये ब्रिटिश साम्राज्य की सबसे बड़ी पीनल कॉलोनी बनी। महिलाओं की संख्या कम थी, लेकिन उनकी मौत की दर बहुत ऊंची थी। 1882 से 1887 के बीच हर 1000 महिलाओं में से लगभग 10 हर साल मर जाती थी। 1906 में जब सेल्युलर जेल का निर्माण पूरा हुआ तो समझिए यह भयावहता की एक और परत चढ़ गई, खासकर आज़ादी की लड़ाई में पकड़े गए पॉलिटिकल प्रिजनर्स के लिए। आज ये जेल राष्ट्रीय स्मारक के रूप में खड़ी है, लेकिन उसकी दीवारों से बाहर शादीपुर और प्रेमनगर की बस्तियां एक और तरह का इतिहास फुसफुसाती हैं। उन आम लोगों का जो बेड़ियों में जकड़े आए थे और जिन्हें एग्जाइल की सजा से ही परिवार और समाज बनाना पड़ा। आज अगर आप शादीपुर या प्रेम नगर की गलियों से गुजरें तो वहाँ उनके शुरुआती दिनों की कोई निशानी आसानी से नहीं दिखती। सब नॉर्मल सा दिखता है। बच्चे संकरी गलियों में खेलते हैं, स्कूटर साधारण घरों के पास से गुजरते हैं और दुकानों की कतारें सड़कों को भर देती हैं। लेकिन जिन परिवारों को अब भी लोकल बॉर्न कहा जाता है, उनके लिए हर नाम, हर जमीन का कागज और खाने की मेज पर सुनाई जाने वाली हर कहानी इस अतीत का बोझ अपने साथ लिए चलती है। ये इतिहास पत्थर के स्मारकों पर नहीं बल्कि नस्लों और यादों में दर्ज है। कैसे कैदी टापू पर बसने वाले बने, कैसे कितने अजनबी जीवन साथी बने और कैसे अंडमान के पहले परिवार जन्मे, वो भी अपनी इच्छा से नहीं बल्कि काला पानी की परछाई में जिंदा रहने की मजबूरी से। ये बात बेहद फैसिनेटिंग और डरावनी दोनों है। आज की वीडियो यहीं तक। लौटेंगे अगली बार किसी और अनोखे किस्से के साथ। अभी के लिए विदा लेती हूँ। कैमरा के पीछे है हमारे साथी अयान। मेरा नाम है आस्था। देखते रहिए खबरगांव। शुक्रिया।